तो नए बच्चों यूनिट का नाम है आपका नेशनल इनकम, ठीक है। और इस यूनिट की वेटेज आपके एग्ज़ाम के लिए है 10 मार्क्स। चलो ठीक है जी। तो बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका सबसे पहला यूनिट होता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या आपने कभी नहीं पढ़ा। इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि 11th क्लास में आपने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप छोटे थे तब आपने कौन सा पढ़ा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ऑल टुगेदर एक अलग ही यूनिट और अलग ही सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी बच्चों इस बात से कि मैक्रो जो ये वर्ड है मैक्रो, ये कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है? तो ये आपको कैसे पता? चलो बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने जी। तो सब बच्चे लिख लो मैक्रोस। तो एक ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, उससे ये बेसिकली मैक्रो वर्ड डिराइव हो गया मैक्रोस। और मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में आपका दायरा जो है वो लार्ज हो गया है, आपकी पढ़ाई जो है वो लार्ज हो गई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटा होता है क्योंकि उसमें हम एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो लार्ज होता है क्योंकि इसमें हम पूरी इकनॉमी को एक साथ कवर करते हैं। मतलब इसमें आप पूरी इंडियन इकनॉमी के बारे में पढ़ोगे। तो इसीलिए देखो यूनिट का नाम भी क्या है? नेशनल इनकम। यानी कि आपको पूरे देश की इनकम निकालना, देश की इनकम से रिलेटेड बातें पढ़ाई जाएंगी। तो बच्चे को अपनी इनकम नहीं पता होती या उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता होती, और यहाँ पर तो आपको पूरे देश की इनकम की बातों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। चलो तो जो सबसे पहला टॉपिक हमें इंट्रोडक्शन के बाद करना है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ डिफरेंस लिखने हैं। चलो तो सम लिखते हैं डिफरेंस। तो सबसे पहले आप बेसिस में लिखना डेल्ट, DEALT, डेल्ट विद, यानी कि ये किस में डील करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किससे डील करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किससे डील करते हैं, ये लिखेंगे। तो इसमें लिखना इट डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। इंडिविजुअल को आप ब्लॉक बना लेना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट में डील करते हैं, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक आदमी, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखना है इट डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करता है, वो भी इकट्ठे एक साथ। तो यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, हम पूरी इकोनॉमी के बारे में डील करेंगे, इकोनॉमी एज अ होल। सेकंड पॉइंट टूल्स, यानी कि इसके हथियार क्या हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखना है डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स। तो अगर आपको याद हो क्लास 11th में आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ा था चैप्टर, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स होते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं मेन टूल्स? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि इसमें हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो हैं उनको कहते हैं कि आर द मेन टूल्स। और ये हम अगले यूनिट में कवर भी करेंगे, मतलब ये हमारे कोर्स का पार्ट भी है। एग्रीगेट डिमांड AD और एग्रीगेट सप्लाई AS। उसके बाद अदर नेम। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मम्मी घर में प्यार से उसे क्या बुलाती हैं? खाली प्राइस थ्योरी, नोन एज, इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेते हैं प्राइस थ्योरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कह देते हैं प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की मम्मी क्या बुलाती हैं उसको? सही, नोन एज इनकम
एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और बाकी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चलो मैं ही लिखवा देता हूँ। सिंपल एग्जाम्पल है, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। जब हम किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस की बात करते हैं कि साबुन का प्राइस क्या है, जूते का प्राइस क्या है, टी शर्ट का प्राइस क्या है, तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? जनरल प्राइस लेवल। यानी कि यहाँ पर हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर आप शब्द सुनते हो, जैसे न्यूज़ में सुनते हो महंगाई बढ़ गई ये सुना है आपने शब्द? तो महंगाई बढ़ गई मतलब क्या? गोलगप्पे महंगे हो गए? तो महंगाई बढ़ गई का क्या मतलब है? ओवरऑल, राइट, हाँ, है ना। महंगाई बढ़ गई मतलब यहाँ पर हम इकोनॉमी एज अ होल की जनरल की बात कर रहे हैं, आम प्राइस की बात कर रहे हैं, जनरल प्राइस। तो यहाँ किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये हो गया माइक्रो और मैक्रो। तो क्लियर हो गया माइक्रो और मैक्रो क्या है डिफरेंसेस। चलो, तो ये तो खैर एक बेसिक, ये भी इंट्रोडक्शन में ही है, ध्यान रखना। अभी तक क्लास 12 शुरू नहीं हुई, ये भी इंट्रोडक्शन में ही थे। अब बढ़ते हैं जी अगले छोटे से मिनी टॉपिक पर। ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, ये भी क्लास 11th का ही पार्ट है वैसे तो, कि भाई बेसिक एक्टिविटीज़ इन इकनॉमी। इकनॉमी में क्या गतिविधियाँ होती हैं या फेजेस इन इकनॉमी। तो बताओ इकनॉमी में क्या गतिविधियाँ होती हैं? सबसे पहले क्या होता है? प्रोडक्शन। ठीक है, तो बस हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये मैं आपको समझाऊंगा वैसे भी अलग से भी। दूसरी एक्टिविटी क्या होती है? कंजम्पशन। और तीसरी एक्टिविटी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। तो 3 एक्टिविटीज़ होती हैं मेनली। तो इनको फेजेस भी बोल देते हैं। एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है कंजम्पशन और एक होता है इन्वेस्टमेंट। चलो, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या? किसी भी गुड या सर्विस का प्रोडक्शन होता है इकनॉमी में। मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ में वैल्यू ऐड कर देते हैं उसको प्रोडक्शन माना जाता है इकनॉमी की भाषा में, कि भाई आपने कुछ वैल्यू ऐड कर दी तो उसे प्रोडक्शन कहते हैं। तो अब आप ये बताओ, क्या मैं यहाँ पर अभी खड़ा होकर आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये प्रोडक्शन है या नहीं है? बताओ बताओ। बिल्कुल सही। तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सर्विस प्रोवाइड करना भी प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन का मतलब समझ गए क्या है सिंपल भाषा में, कि कोई भी गुड या सर्विस मतलब अगर प्रोड्यूस हो रहा है इकनॉमी में तो उसको बोल देते हैं प्रोडक्शन, सिंपल। ठीक है। अच्छा, कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन जब वही गुड्स और सर्विसेज कोई कंज्यूम करता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप इस कमरे में बताओ, क्या आप अभी कंजम्पशन कर रहे हो? कर रहे हो? क्यों, कैसे? तो सर्विस कंज्यूम कर रहे हो। तो देखो कितना अच्छा कमरा बन गया ये। इस कमरे में 2 इकोनॉमिक गतिविधियां आपके आंखों के सामने चल रही हैं अभी। यहाँ से चल रहा है प्रोडक्शन और वहाँ पे हो रहा है कंजम्पशन। तो भाई सबको क्लियर हो गया, प्रोडक्शन कंजम्पशन 2 गतिविधियाँ हो रही हैं आंखों के सामने। अच्छा जी, तीसरा होता है निवेश, इन्वेस्टमेंट। ये भी एक गतिविधि है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया निवेश। और सिंपल भाषा में तो कई बार कोई प्रोड्यूसर जो होता है वो निवेश भी करता है। निवेश का मतलब होता है अपने कैपिटल स्टॉक को बढ़ाना, यानी कि एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। तो आपको देखो, आपके पीछे वहाँ पर एसी लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक और एसी लगवाया, तो इसका मतलब मैंने अपने कैपिटल स्टॉक में क्या करा? एडिशन करा। फिर मान लो मैंने एक और प्रोजेक्टर लगवा दी, एक और कैमरा खरीद लिया, तो इसका मतलब मैंने अपने कैपिटल स्टॉक में क्या कर दिया? एडिशन कर दिया। तो इन चीज़ों को हम लेमन टर्म्स में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट।
कि एसी लगा लिया, प्रोजेक्टर लगा दिया। तो जब भी कोई प्रोड्यूसर अपना कैपिटल स्टॉक बढ़ा रहा है, यानी मशीन बढ़ा रहा है या इक्विपमेंट बढ़ा रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं लेमन टर्म्स में? इन्वेस्टमेंट। तो क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश। एंड ऑल्सो नोन एज के बाद एक ब्लैंक दे रखा है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर जो हम टर्म लिखेंगे। तो ये तुम्हें कैसे पता? बस पता है तो कैसे पता? तो बच्चों जी ये सब बड़ा बड़ा लिख लो। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपको अपने माथे पर टैटू बनवाना है। वो छोड़ दो, कोई नहीं, वो 11th का पॉइंट था, श्रेया जी पूछ रहे हैं डिस्पोजिशन किसको कहते हैं। तो डिस्पोजिशन मतलब वही होता है कि अपना पैसा जो है डिस्पोज कर देना, लगा देना। तो मैंने पैसा खर्च कर दिया एसी पर, मैंने पैसा खर्च कर दिया प्रोजेक्टर पर, तो वो डिस्पोजिशन कह देते हैं। चलो, तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। मतलब बेसिक है वैसे 11th, अभी तक हम 12th में घुसे नहीं हैं। चलो, अब हम 12th क्लास में एंटर करेंगे। तो ये लक्ष्मण रेखा जो है, यहाँ से आप मान लो अब हम क्लास 12th में टेक्निकली आ रहे हैं। ठीक है, बाकी बातें जो हैं अगर आपको डिटेल पढ़नी हो तो क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ सकते हो या माइक्रो में पढ़ सकते हो। ठीक है जी, तो उस पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो अब हम यहाँ से हमारा जो मेन काम है वो शुरू हो रहा है। आज मुझे आपको गुड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। ठीक है, किसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है? गुड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। चलो, तो उसके लिए आप रजिस्टर निकाल लोगे तो अच्छा रहेगा। अब चलो, तो आप सबसे पहले आप डालो हेडिंग रजिस्टर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। तो पहले हम कुछ ब्रीफ आपको रजिस्टर में समझाएंगे, वो आपको साथ साथ बनाना है और ऑब्लिक करके लिखना एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम गुड्स बोल देते हैं, लेकिन इसको एक्सपेंडिचर भी मान लेते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। मतलब एक ही बात है, बोलते गुड्स हैं लेकिन इट कैन बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर एज वेल इकोनॉमिक्स में। तो कितना मतलब यूनिक चीज़ है कि गुड्स भी कह सकते हैं और एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। अच्छा जी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स या एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आप लिखो गुड्स किसने खरीदा। ठीक है, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वही लिखते रहना, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा डिसाइडिंग पॉइंट होता है सबसे पहला। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स में सबसे पहला डिसाइडिंग पॉइंट होता है कि गुड्स किसने खरीदा। तो अब इसमें दो बाइफरकेशन करना। तो इसमें सिर्फ दो ही लोग हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जो गुड्स खरीदते हैं, बताओ कौन? बिल्कुल सही। तो एक होता है कंज्यूमर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो पूरे दुनिया में गुड्स सिर्फ दो ही लोग खरीदते हैं, कौन? एक या तो कंज्यूमर या दूसरा प्रोड्यूसर। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले इस बात पे सब बच्चे ओके कर दो कि भाई ओके है ये बात, बोलो ना हाँ। क्या आपके मन में कोई तीसरा आदमी आ रहा है तो बता दो नाम, फिर आज ही क्लियर करते चले ना साथ साथ। भाई कोई तीसरा आदमी गुड्स खरीद सकता है क्या? तो बता दो, फिर लिख लेंगे नाम। होलसेलर, रिटेलर। तो होलसेलर मतलब प्रोड्यूसर हो गया और रिटेलर मतलब कंज्यूमर हो गया। वो तो शब्द बदल दिया आपने। भाई और कोई तीसरा आदमी है तो अभी बता दो, फिर बाद में नाटक नहीं करेंगे हम कि सर वो और कोई तीसरा आदमी गुड्स खरीद सकता है। ठीक है, तो और कोई तीसरा आदमी गुड्स नहीं खरीद सकता। ठीक, ओके। और तो कोई नहीं है, बता दो अभी, बताओ दोस्त। चलो ठीक है, तो मतलब जो भी आप सोचोगे या जो भी नहीं सोच सकते, वैसे आपकी सोच इन्हीं दो में सीमित ही हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में दो ही चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि इकोनॉमी में दो ही बातें हो रही हैं। क्या हो रही है इकोनॉमी में? प्रोडक्शन और कंजम्पशन, यही हो रहा है। तो जो प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति है उसको क्या नाम दे दिया हमने? प्रोड्यूसर। और जो कंजम्पशन करने वाला व्यक्ति है उसको क्या नाम दे दिया? कंज्यूमर। तो ये दो बेसिक टर्म्स हो गए। ठीक है जी।
अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर सप्लायर, तो सप्लायर कौन है? वो भी प्रोड्यूसर ही भाई, वो गुड्स बेच रहा है, ठीक है ना। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बेइज्जती आपकी ही होगी। तो पूरी दुनिया में गुड्स सिर्फ कौन खरीदेगा? कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, ठीक है। अब कंज्यूमर के बारे में ध्यान से सुनना। कंज्यूमर अगर कुछ भी खरीद रहा है, कुछ भी, एनीथिंग लिख देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। अगर कंज्यूमर कुछ भी खरीद रहा है तो ध्यान रखना, एनीथिंग का मेरा मतलब है सुई से लेकर हवाई जहाज, और तो कुछ नहीं खरीद सकते, या और भी कुछ अगर सोच रहे हो तो वो भी। तो अगर कंज्यूमर कुछ भी खरीद रहा है तो उस गुड्स को पता है क्या कहना है? बस वो नाम लिखना है, बाकी ये बादल लिखना है तो लिख ही लो वैसे तो। उस गुड्स को कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, बस। तो ये आपको ये लिखना है सबसे पहला पॉइंट। तो कंज्यूमर अगर सुई से लेके हवाई जहाज तक कुछ भी खरीदेगा उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड। तो ये लिख लो, ठीक है जी। तो एनीथिंग, ठीक है जी, कुछ भी। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लो। तो कंज्यूमर अगर कुछ भी खरीदेगा सुई से लेकर हवाई जहाज, तो वो क्या कहलाया जाएगा? उस गुड को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड। तो क्लियर हो गया भाइयों? ठीक है। अच्छा, फिर इसी लॉजिक से चलें तो प्रोड्यूसर अगर कुछ भी खरीदेगा तो उसको क्या कहेंगे? बताओ। इसी तरह अगर प्रोड्यूसर कुछ भी खरीदेगा सुई से लेकर हवाई जहाज तो उसको क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर गुड। उसको कहेंगे प्रोड्यूसर गुड। सो सिंपल। बच्चा दिमाग लगाता है ना जब, तब गलती होती है। स्कूल का सारा कूड़ा फेंक कर आना पहले बाहर। बच्चे के साथ गड़बड़ कब होती है? जब बच्चा दिमाग लगाता है। दिमाग ना लगाओ तो कितना इजी हो गया। देखो, को कंज्यूमर कुछ भी खरीदे तो कौन सा गुड? कंज्यूमर गुड। प्रोड्यूसर कुछ भी खरीदे तो कौन सा गुड? प्रोड्यूसर गुड। पहले यहाँ तक ओके हो गया? ठीक है। अब लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है, जैसे मैं, या मान लो कोई भी, मुकेश अंबानी समझ लो, मेरा छोड़ो, मुकेश अंबानी का एग्जांपल मन में रखो। प्रोड्यूसर जब कुछ भी खरीदता है तो हमें फिर उसका पर्पस चेक करना पड़ता है। तो इसमें दो बाइफर्केशन हो जाते हैं। तो हाँ, आ जाओ तुम, मैं घर चला जाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे फ़ोन पे पहले ही बता देते कि सर आज आप आना मत, आप आज मैं आपकी क्लास मैं लूँगा। तो प्रोड्यूसर जब कुछ भी गुड्स खरीदता है तो हमें उसका मोटिव पूछना पड़ता है उससे कि भाई प्रोड्यूसर भाई ये तुम क्यों खरीद रहे हो ये वाला गुड। तो इसमें दो बाइफर्केशन करने हैं आपको। तो अब ध्यान से सुनना पहले मेरी बात। तो प्रोड्यूसर कह रहा है मैंने तो ये रॉ मटेरियल की तरह खरीदा है। मैंने कहा अच्छा। या प्रोड्यूसर कह रहा है मैं तो ना इसको रीसेल कर दूंगा। अगर उसने इन दोनों में से कुछ जवाब दिया कि भाई मैं तो इसको किस लिए खरीद रहा हूँ? रॉ मटेरियल की तरह। रॉ मटेरियल समझते हैं आप बच्चे क्या होते हैं? रॉ मटेरियल मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे इनपुट्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम कुछ और प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो अगर प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं तो रॉ मटेरियल की तरह खरीद रहा हूँ, या फिर उसने कहा मैं तो रीसेल करूँगा, तो अगर उसने इन दोनों में से कुछ भी कह दिया तो अब इन गुड्स को हम एक नाम से पुकारते हैं। इन गुड्स को कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो लिखो जी, इन गुड्स को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। तो ब्लू कलर कर देता हूँ। इन गुड्स को क्या कहते हैं जी? इंटरमीडिएट गुड्स। तो लिख लो। तो यहाँ तक ओके हो गया। अब मान लो प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं मैं तो रॉ मटेरियल के लिए नहीं खरीद रहा, ना मैं रीसेल के लिए खरीद रहा हूँ, यानी कि अब कुछ और काम के लिए खरीद रहा है। हो सकता है वो कह रहा है भाई मैं तो इसको लंबे समय के लिए खरीदना चाहता हूँ, मैं तो इसको लिख लो फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, या ब्रैकेट में लिख लो फॉर लॉन्ग टर्म, और ब्रैकेट में एग्जांपल भी लिख लो जैसे मशीन, इक्विपमेंट,
कह रहा है ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये तो मैं 5 साल चलाऊंगा, ये तो मैं 10-20 साल के लिए खरीद रहा हूँ, मशीन खरीदी है मैंने एक बहुत महंगी। मान लो उसने ये बोला आपको, कह रहा है कि रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहा और ना मैं रीसेल करूँगा, ये तो मैं लंबे समय के लिए खरीद रहा हूँ और इससे तो मैं प्रोडक्शन करूँगा। तो फिर इस गुड को एक नाम दे दिया, बताओ क्या? कैपिटल गुड, राइट। इसे कहते हैं जी, लिख लो, कैपिटल गुड्स। हाँ, तो इसको कह देते हैं कैपिटल गुड्स। चलो, तो पहले 3 तरह के जो गुड्स हैं, हरा, नीला और पीला, सब बच्चे इनके बारे में मुझे यस करना, तब मैं फिर आगे की कहानी पे बढ़ूँ। हरा, नीला और पीला, भाई ओके हो गए पहले यहाँ तक? फिर भी रिपीट कर देता हूँ। तो हरा मतलब कौन सा था? बड़ा सिंपल। तो कंज्यूमर अगर कुछ भी खरीदेगा तो कौन सा गुड है? कंज्यूमर गुड। प्रोड्यूसर अगर कुछ भी खरीदेगा तो कौन सा गुड है? नहीं, पहले गुड का नाम क्या है? प्रोड्यूसर गुड। फिर आप उससे पूछोगे कि भाई तुमने ये गुड क्यों खरीदा है? अगर उसने कहा कि ये तो मैंने रॉ मटेरियल की तरह खरीदा है, या उसने कहा मैं रीसेल कर दूंगा, तो कौन सा कहा हो गया? इंटरमीडिएट गुड। और अगर उसने कहा भाई ये तो मैंने लंबे समय के लिए खरीदा है, मैंने तो मशीन खरीदी है, तो उसको फिर आप क्या बोल दोगे? कैपिटल गुड। तो यहाँ तक ओके है भाई सब बच्चों को? कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को? ठीक है। अब इसमें एक और अच्छी बात यहाँ बादल में जोड़ देते हैं, बाद में आप बादल बना लेना। जो ये हरे रंग वाले हैं यानी कंज्यूमर गुड्स, और जो ये पीले रंग वाले हैं यानी कैपिटल गुड्स, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं, यानी हरे वाले और पीले वालों को इकट्ठे करके एक बादल में बंद कर दूं, तो इस बादल को भी एक गुड्स का नाम दे दिया, फाइनल गुड्स, राइट। वो बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। तो इनको कहते हैं दोनों को फाइनल गुड्स। तो ये बोथ आर फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स एक बड़ा टर्म हो गया जिसमें दोनों इंक्लूड हो गए, कंज्यूमर गुड्स भी और कैपिटल गुड भी। तो हरे वाले और पीले वाले गुड्स को, दोनों को ही फाइनल गुड्स कहते हैं, मतलब दोनों ही फाइनल गुड्स हैं, दोनों ही इस कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। तो ये फ्लो चार्ट जो है ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो क्लियर हो गया? बना लो बस। चलो, तो रजिस्टर को बंद करके अब हम यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमें डिफरेंसेस के फॉर्म में लिखना है। तो कई बार ये छोटे छोटे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहला डिफरेंस है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की क्या है। तो मीनिंग तो देखो इसमें दे ही रखा है, मैंने आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो फाइनल गुड में आपको बताया था 2 तरह के गुड्स थे। कौन कौन से? जो कंज्यूमर खरीदता है उसको क्या बोल देते हैं, मतलब कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड एक ही बात है। और जो प्रोड्यूसर खरीदता है मतलब फर्म्स, उसको क्या बोल देते हैं? कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड दोनों गुड्स जो हैं वो कौन से होते हैं? फाइनल गुड। और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या बताया था, वो कौन से होते हैं? जो या तो रॉ मटेरियल की तरह खरीदे या रीसेल के लिए खरीदे। तो क्लियर हो गया जी? बाकी 3 छोटे छोटे पॉइंट्स मैं लिखवा देता हूँ, बेसिस वो ऐसी हैं, बेकार है, लेकिन लिख लो। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें लिखना नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन। तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ रॉ मटेरियल में होती है ना। तो इसीलिए ये कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड का मकसद ट्रांसफॉर्म करने का नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, और हम सिर्फ किसको ट्रांसफॉर्म करते हैं? रॉ मटेरियल्स को। तो इंटरमीडिएट गुड्स में इसलिए लिखते हैं कि फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्स प्लेस, further transformation may takes place।
उसके बाद तीसरा बेसिस है नेशनल इनकम। ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए लिख लो। हाँ, तो इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो जब मैं आपको सिखाऊंगा ना देश की इनकम के बारे में, तो उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि इन्हें नेशनल इनकम में लिया जाता है, फाइनल गुड्स को। और इंटरमीडिएट गुड्स में लिखना है कि इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये आप आगे भी सीख जाओगे खैर, लेकिन अभी के लिए लिख लो। और रूल पता होना चाहिए कि जब हम देश की इनकम निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे, तो फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। और एग्जाम्पल्स में तो कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं आपको, तो कुछ भी लिख लो। फाइनल गुड के कुछ एग्जाम्पल लिख लो, बताओ। जैसे बुक परचेज्ड बाय स्टूडेंट। अब देखो आपने बुक खरीदी है ना, तो ये कंज्यूमर गुड हो गया। और कोई एग्जाम्पल दो। मशीन परचेज्ड बाय फर्म। फर्म ने मशीन खरीदी, ये कैपिटल गुड हो गया, एटसेट्रा। मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। मुकेश अंबानी ने इक्विपमेंट खरीदा है ना, आपने सुबह मिल्क खरीदा, आपने ब्रेड खरीदी, कुछ भी खरीदा। मतलब आप कोई भी कंज्यूमर गुड लिख लो, कोई भी कैपिटल गुड लिख लो, वो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और इंटरमीडिएट गुड में लिख लेते हैं, जैसे हाँ मैं एक अच्छा सा लिखवा देता हूँ कि भाई मोबाइल परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर। अब मोबाइल डीलर क्यों खरीद रहा है मोबाइल? रीसेल करने के लिए है ना, तो ये एक इंटरमीडिएट गुड हो गया। ये एग्जांपल लिख सकते हो। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताया हमारे ऑनलाइन के चीते ने, मिल्क परचेज्ड बाय होटल। अब होटल वाला क्यों खरीद रहा है मिल्क? रॉ मटेरियल की तरह है ना, क्योंकि होटल वाला मिल्क से कुछ चाय बनाएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। हाँ मतलब कुछ भी लिख सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा लगा दो बस, और क्या। अपना काम तो है एग्जाम्पल लिखना। तो क्लियर हो गया? चलो, तो बातें कर ली तुमने, अब निकाल दूं क्लास से बाहर। तो अगली बार सॉरी कहने में और तुम्हारे क्लास के बीच में यहाँ बैठे रहने में सिर्फ 5 सेकंड का अंतर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो भाइयों बहनों आप समझ गए, एग्जाम्पल और भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन आप मुद्दे की बात समझ गए। चलो, थैंक गॉड। अब इसी तरह एक दूसरा डिफरेंस, वो भी कभी कभी पूछ लेता है कि कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में क्या डिफरेंस है। तो आइए जी वो भी लिख लेते हैं। तो मीनिंग तो खैर आपको बता ही दिया, वो तो पढ़ लेता हूँ। कंज्यूमर गुड कौन खरीदता है बताओ? कंज्यूमर। और कैपिटल गुड जो होते हैं वो प्रोड्यूसर खरीदता है, ताकि वो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। बिल्कुल सही। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना? मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। चलो, अब कुछ 2 बेसिस और लिखवा देता हूँ डिफरेंस के। ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि भाई कौन कितने समय तक चलता है। तो अगर कोई चीज़ 5 साल चलेगी या 2 साल चलेगी तो आप कह दोगे ड्यूरेबल। अगर कोई चीज़ सिर्फ 2 दिन चलेगी, 1 दिन में ख़राब हो जाएगी, तो आप कह दोगे नॉन ड्यूरेबल। तो कंज्यूमर जो चीज़ें खरीदता है, कंज्यूमर गुड, बताओ वो ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल? ठीक है, तो क्या लिखें? हाँ जी, तो इट कैन बी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताया कि डिपेंड करता है कि आप क्या खरीद रहे हो, है ना। भाई मान लो आपने कार परचेज कर ली, कार परचेज्ड बाय गोपाल, तो इसका मतलब ये तो क्या है? ड्यूरेबल। ये तो चलेगा 5 साल 10 साल। और लेकिन आपने मान लो ब्रेड परचेज कर ली,
आपने सुबह ब्रेड खरीदी, तो ये क्या है? नॉन ड्यूरेबल, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, तो ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। लेकिन कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो क्या होंगे जनरली? हाँ, ड्यूरेबल। तो उसमें लिख लो कि भाई दीज कैन ओनली बी ड्यूरेबल। अब मशीन खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा या कोई भी कैपिटल गुड खरीदा, तो वो जनरली क्या होगा? ड्यूरेबल ही होगा, क्योंकि वो 5 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा। वो ऐसा तो नहीं है कि नॉन ड्यूरेबल है, 2 दिन में ख़त्म हो गया, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके भी जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हो कि भाई जैसे मशीन परचेज्ड बाय फर्म, है ना, या इक्विपमेंट परचेज्ड बाय फर्म, कुछ भी लिख लो, एटसेट्रा। तो यही थर्ड बेसिस भी है, यानी कि थर्ड बेसिस है एग्जाम्पल्स। तो ये बहुत सिंपल डिफरेंस है कि भाई कंज्यूमर गुड क्या और कैपिटल गुड क्या। तो बस, तो कुछ भी खरीदा कंज्यूमर ने तो वो कंज्यूमर गुड है, वो ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। और कुछ भी खरीदा अगर प्रोड्यूसर ने, नहीं मतलब कुछ भी खरीदा प्रोड्यूसर ने, अगर मशीन खरीदी तो कैपिटल गुड है, वो ड्यूरेबल ही होगा। तो क्लियर हो गया ये वाला डिफरेंस भी। चलो अब एक क्विक क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं किसको याद है। प्रोड्यूसर गुड कौन सा था? प्रोड्यूसर गुड जो प्रोड्यूसर बाय करता है, वेरी गुड। प्रोड्यूसर गुड किसको लिखवाया था, किसको बोलते हैं? जो प्रोड्यूसर बाय करता है, वेरी गुड। और प्रोड्यूसर जो है 2 चीज़ें बाय कर सकता है। हाँ, तो अगर वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो इसका मतलब तो क्या बोल दोगे आप? इंटरमीडिएट गुड। और अगर वो मान लो कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहा है तो क्या बोल दोगे? कैपिटल गुड। बिल्कुल सही। तो ये याद रखना है। तो ये आपको बॉक्स में दोबारा से दे रखा है कि प्रोड्यूसर गुड का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर खरीद रहा है। अब वो रॉ मटेरियल भी खरीद सकता है या फिर वो कैपिटल गुड भी खरीद सकता है, कुछ मशीन भी खरीद सकता है। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है कभी कभी ट्रू फॉल्स का, तो वो नीचे हाथ के निशान में दे रखा है कि भाई ऑल कैपिटल गुड्स, सारे कैपिटल गुड्स को हम क्या कह सकते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि सारे ही कैपिटल गुड्स क्या होंगे? जो प्रोड्यूसर खरीदता है। लेकिन क्या आप सारे प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोड्यूसर तो दूसरे गुड्स भी खरीदता है ना, वो तो इंटरमीडिएट गुड्स भी खरीदता है। तो हम ऑल प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट कई बार ट्रू फॉल्स में पूछी है, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना, और नहीं तो लॉजिकली भी वैसे भी सोच सकते हो। तो क्लियर हो गया। तो सारे मतलब कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हैं। अच्छा, तो गुड्स का पूरा किस्सा समझ आया अच्छे से सब बच्चों को? बोलो जी यस या नो? ओके बोलो हाँ। चलो तो दोबारा एक बार रिपीट करवा देता हूँ फिर भी। तो देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ आपकी मन की संतुष्टि के लिए। तो गुड्स कौन खरीदेगा? या तो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, ठीक है। तो बस जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर कंज्यूमर ने कुछ भी खरीदा तो कौन सा गुड हो गया? कंज्यूमर गुड। और अगर प्रोड्यूसर ने कुछ भी खरीदा तो प्रोड्यूसर गुड। लेकिन प्रोड्यूसर से पूछेंगे कि भाई तुम क्यों खरीद रहे हो, तो अगर उसने कहा कि मैं तो फिक्स्ड एसेट खरीद रहा हूँ तो कैपिटल गुड, वेरी गुड। और अगर उसने कहा कि मैं तो रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ या रीसेल खरीद करूँगा तो कौन से गुड? इंटरमीडिएट। और कैपिटल गुड को और कंज्यूमर गुड को अगर इन दोनों को एक बक्से में डाल दें तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनल गुड। तो बस ये पढ़ाया आपको अभी तक कि इन दोनों को क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। ठीक है जी, तो ओके हो गई कहानी। चलो
अब इसी तरह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो भी कवर करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। वो है हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसको भी आप मार्क कर लो, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है बताओ, किसी को है पता? बताओ। अभी परिभाषा लिखवाई थी, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। चलो, तो इसमें मैं कुछ और आपको मेन चीज़ लिखवाऊंगा, तो लिखो मेरे साथ। सबसे पहले ए पॉइंट डाल के, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फिर इसमें आप दो एरो निकालना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होती है, ये जो टर्म मैं सिखा रहा हूँ आपको, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स का तो मतलब हो गया मैंने जो सब कुछ इन्वेस्ट करा बिजनेस में, सब कुछ। तो आप मुकेश अंबानी का एग्जांपल सोच लो मन में। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो मतलब हो गया उसने जो भी सब कुछ इन्वेस्ट करा है, लेकिन उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है। तो कौन बच्चा बता सकता है? हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को बताओ स्कूल के चीतो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होती है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि भाई ये पहली है, ये दूसरी है। तो वो क्या है? दो बताओ। पहला लेटर मैं क्यों बताऊं? चलो, तो एक है आई से शुरू होगी और एक बताओ एफ से शुरू होगी। चलो, हाँ सही। तो एक होती है, मतलब पहली लिख लेते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक होती है, तो लिखो जी सभी बालक, एक को बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और दूसरी को बोल देते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम मुकेश अंबानी साहब की इन्वेस्टमेंट्स में दो कैटेगरीज बना लेते हैं। बिल्कुल सही। एक को बोल देते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक को बोल देते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में क्या फ़र्क है, वो बेसिक आप अकाउंट्स की नॉलेज या कॉमन सेंस भी सोच सकते हो। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? स्टॉक को, सामान। तो जो सामान उन्हें बेचना है ना, जो सामान होता है उसको अलग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसके अलावा जो मशीनें हैं, जो उनके इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें, उनको क्या बोल देंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अब लिखना मत, बस मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। अगर आपके पास मान लो ओपनिंग में 3 डब्बे थे और साल के एंड होने तक आपके पास 7 डब्बे हो गए, तो आपको ये बताना है कि आपने कितना एडिशन करा है। यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मच एडिशन यू हैव डन टू योर स्टॉक। तो ये 4 आपने कैसे निकाला, इसकी मैथमेटिक्स बताओ। ये 4 आपने कैसे निकाला? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही करा। तभी आपको पता चला कि भाई 4 स्टॉक का एडिशन हुआ है, क्योंकि ओपनिंग में कितने डब्बे थे? 3। क्लोजिंग में कितने डब्बे थे? 7। तो इसका मतलब आपने कितना एडिशन करा है? 4 डब्बों का। तो ये जो आपको 4 डब्बों का मतलब मीनिंग पता चल गया, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला अब आपको लिखवा देते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, लिख लो फॉर्मूला, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बस, तो ये आपको सिंपल सा समझ आ गया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
तो इकोनॉमी के अंदर जो भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके हम निकाल लेते। तो समझ आ गया लॉजिकली, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग में थे 7, ओपनिंग में थे 3, तो कितना एडिशन हुआ 4। अब है जी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो बताओ अनमोल कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार से इकोनॉमी में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज करते हैं? 3। तो लिखो जी, तो सब बच्चे लिखें ABC। चलो तो मैं ही लिखवा देता हूँ नाम। तो पहला तो लिखो, कौन सी होती है? बिजनेस इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, वो तो ये वाली हो गई, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट वाली। और तीसरी वो तो पब्लिक ही हो गई, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स को 3 तरह से देखा जाता है, या उनकी 3 कैटेगरियाँ बनाई जाती हैं कि भाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हैं वो 3 तरह से कैटेगराइज करी जा सकती हैं। तो आप तीनों के पहले नाम लिख लो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। बस इसके नाम पता होने चाहिए, मीनिंग नहीं पूछता, लेकिन मैं समझा देता हूँ। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट बताओ क्या होगा? बिजनेस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये किसने इन्वेस्ट करा है? बिजनेस इन्वेस्टमेंट मतलब किसने इन्वेस्ट करा है? बिजनेस ने, हाँ, फर्म ने, मुकेश अंबानी ने या किसी भी बिजनेस वाले ने, उसको बोल देते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो जैसे मशीन खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा मुकेश अंबानी ने, वो सब चीज़ें क्या हैं? बिजनेस इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे बताओ? पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट? राइट, जो सरकार करती है इन्वेस्ट। अब सरकार किन चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, मतलब हम उस एंगल से अगर समझाएं, रोड्स बनाती है, मान लो ब्रिज बनाती है एक बहुत बड़ा, या सरकार ने कोई बहुत बड़ा टैंकर खरीद लिया, या सरकार ने कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट खरीद लिया, तो सरकार भी तो इन्वेस्ट करेगी ना देश के अंदर। तो सारी सरकार की इन्वेस्टमेंट को किस कैटेगरी में डाल दिया? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा तीसरा तो नाम से ही क्लियर है, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें रेसिडेंशियल मतलब क्या हो गया? अपार्टमेंट, घर, जहाँ पे आप रहते हो। तो जो घर होते हैं, देश में कितने सारे घर हैं, है ना? तो वो सारे घर जो हैं वो सब इन्वेस्टमेंट्स को किस कैटेगरी में डाल दिया? रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप एक ओवरव्यू लोगे मोटा मोटा, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 3 कैटेगरीज में फॉल हो जाती हैं। तो जिन घरों में आप रहते हो वो हो गए रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। आप इधर उधर जो भी चीज़ें देख रहे हो यहाँ पर, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अब बाहर सड़क पे निकलोगे तो सड़क क्या है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पार्क दिखेगा, पार्क क्या है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ब्रिज दिखेगा, पुल दिखेगा, मेट्रो दिखेगी, ये क्या है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो मोटा मोटा जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 3 कैटेगरीज में, 3 बास्केट में फॉल हो जाती हैं। तो क्लियर हो गए तीनों? तो एक बार इसके नाम याद कर दो अच्छे से। तो क्या है? ए कैटेगरी बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दूसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो सरकार करती है, और तीसरा रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। हाँ, वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी इतना ओके हो गया। अच्छा, फिर इसके नीचे लिखते हैं बी। दूसरी इन्वेस्टमेंट तो बहुत सिंपल है, हाँ जी, तो मैडम को पता ही है। दूसरी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें आप लिख लो, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। बाकी इसको एक छोटे से फनी एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर बाद में आपको नोट भी करवाऊंगा इसका फॉर्मूला, लेकिन पहले फनी एग्जांपल बना रहा हूँ, वो आप मत बनाना। तो मान लो ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है।
तो इसको बोल दिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मैंने एक 100 रुपये की टेबल खरीदी, लेकिन कुछ समय बाद या मतलब 1 साल बाद या 6 महीने बाद क्या हुआ, टेबल को थोड़ा सा मतलब टेबल की वैल्यू कम हो गई, टेबल में कुछ गिरावट हो गई, चूहा कुतर के ले गए, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो अब जो इसकी वैल्यू बची है उसको कह रहे हैं नेट इन्वेस्टमेंट। अब बची है मान लो 90, तो वैल्यू में गिरावट आ जाती है ना भाई। आपने पढ़ा होगा शायद अकाउंट्स के अंदर भी, किसी भी चीज़ में खासकर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंटों की वैल्यू में गिरावट हो जाती है। घर है आपके, घर में दीवारें खराब होनी शुरू हो गई मान लो, रोड्स हैं या और चीज़ें हैं, उनमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है, चीज़ें वेयर एंड टेयर होना शुरू हो जाता है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रह गई 90। तो आप बताओ ये जो बीच में 10 रुपये की गिरावट हुई, इसको क्या बोलते हैं? राइट, क्योंकि ये आपने टर्म ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, भाई पढ़ रखा है सब बच्चों ने। तो इसको गिरावट को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो अब अगर आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना हो, जो अभी लिखेंगे हम, कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, मतलब 90 ये वैल्यू कैसे निकली, अगर ये फॉर्मूला बनाना हो कि 90 इज इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो जब हम अपनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो क्या बचेगी? सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही। तो आप बस ये फॉर्मूला लिखना, ये फनी एग्जांपल मत लिखना है, तो ऐसे ही समझाने के लिए बस बना रहा था। तो आप सीधा फॉर्मूला लिख लो, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। बस, तो इसका कॉन्सेप्ट तो इतना सही है नेट इन्वेस्टमेंट का, उसमें हमें और कुछ भी नहीं लिखना। बट समझ आ गया नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था 100, गिरावट आ गई मान लो 10 रुपये की, तो अब कितनी वैल्यू बच गई? सिर्फ 90। तो इसको क्या बोल देंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। चलो तो पहले इतना रिवाइज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो यही करने दे। तो एक बार बिना देखे बताओ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसके 2 टाइप्स बताओ कौन से होते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बताओ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के 3 टाइप्स के नाम, बिजनेस, पब्लिक और रेसिडेंशियल, शॉर्ट में ऐसा याद रख लोगे, ठीक है। फिर नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। बस सिंपल। तो क्लियर हो गई कहानी सारी? बोलो हाँ। चलो ठीक है, तो बस आज इतना ही करना था अपने को, 4 कॉन्सेप्ट्स तक ही करना था, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।